आज मैं आपको एक बहुत विशेष मेहमान से मिलवाने वाला हूँ। वो मेहमान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और इस समय तो उन्होंने एक बहुत असाधारण रोल किया है। 19 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म ओरिजिन में उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रोल किया है। मिलिए डॉक्टर गौरव पठानिया से, जो ईस्टर्न मेनोनाइट यूनिवर्सिटी वर्जीनिया में सोशियोलॉजी और पीस बिल्डिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। स्वागत है प्रोफेसर, कैसे हैं आप? दिलीप जी, जय भीम आपको। और सबसे पहले तो आपको और सारे दर्शकों को आज 14 जनवरी को नामांतर आंदोलन की 30वीं सालगिरह पे सब बहुत बहुत बधाई हो। जैसे आपको पता होगा कि 1994 में आज ही के दिन मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी रखा गया था। और इस 20 साल चले इस आंदोलन में लगभग 27 लोगों की जान गई थी, जिसमें एक बच्चे के सिर पे भी गोली मारी गई थी पुलिस के द्वारा, आई थिंक। तो उसका पूरा उसमें इतने अम्बेडकरी साथियों की शहादत थी। तो मैं उन सबको नमन करते हुए, सबको जय भीम करते हुए, और आप सबको मुझे अच्छा लगा दिलीप जी, आपने याद किया। और आपकी आपके चैनल से, आपकी क्रिटिकल एजुकेशन से हम लोग बहुत शुरू से, JNU के टाइम से हम लोग सीखते आ रहे हैं आपसे। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे डायरेक्ट बात करते हुए। एक धन्यवाद। बहुत स्वागत है क्योंकि आपने नामांतर आंदोलन का जिक्र किया, जो कि एक ऐतिहासिक आंदोलन था। अपनी सम्मान और अपने गरिमा को रिक्लेम करने का बहुत बड़ा आंदोलन था, जो अल्टीमेटली विक्टोरियस रहा, विजेता आंदोलन रहा। उसको उस आंदोलन के तमाम शहीदों को याद करते हुए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर पठानिया, सबसे पहले तो आप बताइए कि इस फिल्म को करने के बाद, बहुत क्लीशे है लेकिन फिर भी मैं क्लीशे में भी ये सवाल पूछना चाहूंगा, आपको कैसा लग रहा है? अ, हालांकि ये सवाल थोड़ा मुश्किल भी है कि हम लोग मैं बचपन से ही अंबेडकर और उनकी विचारधारा से जुड़ा रहा। और बाबा साहब का रोल करना, मुझे नहीं लगता कि उनका रोल कोई उस तरीके से निभा सकता है। हम लोग उनसे प्रेरित हुए बचपन से, और मेरे फादर भी अम्बेडकराइट रहे काफी लंबे टाइम से। तो मुझे लगता है उससे जो चेंज, जो बदलाव, अगर मैं कहूँ इस रोल को करने के बाद, या इस अभी फिल्म रिलीज होने वाली है, तो मुझे लगता है जो जो मैंने फील किया कि जो लोगों का प्यार मिला, खासकर इंडिया से और अपनी कम्युनिटी जो यहाँ से है, कि मुझे लगता है अब और अपेक्षाएं बढ़ गई हैं लोगों की। और मेरा एक निजी जो मुझे एक कहते हैं कि जो प्रॉमिस, अपने आप से एक वादा, कि अभी 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 और शिद्दत से समाज के उन कामों को करना है जो कि बाबा साहब ने हमें बताए थे, और जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी उसको और शिद्दत से करना है। जैसे हमारा लेखन का काम है, तो लेखन को हम और ज्यादा जिम्मेदारी से कर पाए। और मुझे लगता है काफी चीजें जो है जो हम लोग हालांकि कर रहे थे, लेकिन इस रोल को करने के दौरान मुझे रियलाइज हुआ कि भी ये रोल करना, और इसके बाद यू नो इसके बाद का जो फेज है, इट्स नॉट अ सिंपल लाइफ आफ्टरवर्ड्स। कि लोगों का राइट। बहुत, मैं खुद से रोज ये सोचता हूँ कि आज मैं क्या बेटर कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, कि हम लोग चाहे बाबा साहब का अगर 1% भी कुछ कर पाए, तो आई थिंक ये एक बड़ी शिक्षा जो हम ले सकते हैं इस मूवी से। राइट, बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का किसी भी एकेडमिशियन का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो बहुत शानदार अपना काम करे। खास करके आप तो सोशियोलॉजी में हैं और आपका काम बहुत महत्वपूर्ण भी है। आपकी PhD थीसिस भी बहुत एक तरह से नजरें खोलने वाली है, नया नए एक तरह से एंट्री पॉइंट्स देती है वो सारी चर्चाओं में। एक तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि आप एक छोटी सी यात्रा पर आप ले चलें हमारे दर्शकों को, कि ये जो फिल्म है वो क्या फिल्म है ओरिजिन, जो अभी 19 तारीख को, 19 जनवरी को जिसका
वर्ल्ड वाइड रिलीज है, ग्लोबल रिलीज है। अमेरिका में तो मैं जहाँ हूँ यहाँ पर बहुत बड़े बड़े उसके सिनेमा घर में पोस्टर्स लगे हुए हैं। सबसे बड़े पोस्टर्स मैंने देखे कि ओरिजिन हम्म फिल्म के ही हैं। हम्म तो इस फिल्म की अपनी जर्नी क्या है, क्या क्या है ये फिल्म? जी दिलीप जी, इस कई मायनों में अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी यूनिक मूवी है। यूनिक इन द सेंस कि पहले आपने जब देखा होगा 2 साल पहले जब इसका एडवर्टाइजमेंट आया, तो उस टाइम बड़ी न्यूज इंडियन मीडिया छाप रहा था कि नेटफ्लिक्स ने फंड किया ये वो। एंड इट वाज एक्चुअली इन द इनिशियली इट वाज इन द कॉन्ट्रैक्ट विद नेटफ्लिक्स। तो लेकिन एवा का जो नजरिया था इस बुक को लेके, और क्योंकि इजाबेल उनकी फ्रेंड हैं, एंड वो एक जस्टिस करना चाह रही थी इस बुक का और इस थीम का। और आपने तो मूवी देखी है आपने, तो अगर इसका एक जो मेजर इसमें जो जिसमें एवा को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था कि वाइल राइटिंग दिस बुक, इजाबेल जो है ये बुक लिखते वक्त विद इन लाइक 1.5 साल के अंतराल में उनकी उनकी अ, उनके उनकी मदर की डेथ हो गई, उनके हस्बैंड चले गए, उनकी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड जो उनकी कजन थी वो चली गई। तो मुझे लगा ये जो स्टोरी और ये जो स्ट्रगल, जो इससे मुझे लगता है जो डायरेक्टर एवा डूवर ने वो ज्यादा इम्प्रेस इससे प्रभावित हुई कि ये, और इसी के दौरान वो इतने बड़े सीरियस थीम जैसे रेस, कास्ट और होलोकास्ट को समझ रही है। आई थिंक ये सारा जो उनको इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इस मूवी के लिए बहुत सारी जो इंडिपेंडेंस उनको चाहिए थी वो मुझे लगता है नेटफ्लिक्स और इनसे नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि ये पहली मूवी है जो बिना किसी स्टूडियो के बनी है। और जब आप किसी स्टूडियो के अंतर्गत काम करते हैं तो आपको उनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। राइट। और इसी का रिजल्ट था कि वो मेरे जैसे नॉन एक्टर्स को हायर कर पाई। इंडिया में जब आप सीन देखेंगे तो जो लोग हैं वो रियल पीपल हैं, जो जो कि एक्टर नहीं है। तो ये सारे तो ये जो फ्रीडम उनको मिला ये इसी वजह से मिला कि वो किसी स्टूडियो से अटैच नहीं। तो इन दैट सेंस इट्स द फर्स्ट मूवी दैट इज प्रोड्यूस आउटसाइड एनी स्टूडियो। तो एक तो ये, और दूसरा ये है कि इस मूवी में जिस तरीके से पहली बार ये एक प्रयास किया गया है जो कि रेस, कास्ट और होलोकास्ट को इतने सीरियस थीम को, और मूवी है भी सीरियस लेकिन उसमें जो लाइटर्स मूवमेंट भी हैं, और लेकिन किस तरीके से ऑथर्स की जर्नी दिखाई है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मूवी इस बुक पर आधारित है। हाँ, इस बुक से प्रभावित है, क्योंकि राइट। एवा डुवर्ने ने लगभग 2 साल लगा कि इसकी स्क्रिप्ट जो लिखी है उसके लिए मुझे लगता है उसकी इसलिए अडेप्ट अडेप्ट बेस्ट अडेप्टेशन और इसे ओरिजिनल राइटिंग जो ओरिजिनल स्क्रीन प्ले उस कैटेगरी में एवा डुवर्ने आना चाह रही हैं। और तो इसको लिखने के दौरान एवा ने खुद अपना स्टडी किया, अपनी जो उनकी रिसर्च टीम थी, मैं मिला उन सब रिसर्च टीम से, तो काफी कुछ उन्होंने खुद सीखा इतने कैरेक्टर्स के बारे में, खासकर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। और मुझे याद है कि जब मैं यहाँ से जा रहा था और उनको रास्ते में मैं वो जो लास्ट जो बाबा साहब की अप्रकाशित बुक थी, वेटिंग फॉर अ वीजा, तो वो मैं उसकी बुकलेट पढ़ रहा था और मैंने वो जाके एवा को दी वो एक किताब। और मुझे याद है हम लोग जो है उसकी बात करते करते उनकी एक्सप्लेन करते हम लोग रो रहे थे कि भी ये कितना, तो वो कह रही थी कि इतना कुछ है उनका पढ़ने के बारे में, और वो कह रही है मैं तो बस थोड़ा सा समझ पाई हूँ। एंड आई थिंक उनका जो कमिटमेंट है, जितना भी उन्होंने समझा उसको उन्होंने बड़े ही बेहतर तरीके से पेश करने की कोशिश करी है इसमें। और हाँ मुझे लगता है और आप भी ऐड करिएगा कि आपको कैसा आपने जी। अपना आपका क्या नजरिया रहा जी। उस पर। जी, मुझे लगता है कि आवा डुवर्नी या इजाबेल विल्कर्सन का भारत में जो वंचित जातियां हैं, खास करके अनुसूचित जातियां हैं, उनके साथ हम्म एक दर्द का रिश्ता है। और क्योंकि वो हिस्ट्री, दोनों हिस्ट्री के उस तरफ हैं जहां पर पीड़न झेलना पड़ा है, तो वो कोरिलेशन बनाने में उनको, मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत हुई हो। उनको तुरंत समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। जैसे रॉबिन कृष्ण की किताब में भी वो जिक्र है कि मार्टिन हम्म लूथर किंग ने किस तरह से अपनी जीवनी में बताया कि जब वो स्कूल में गए इंडिया में, तो हम्म उनका परिचय इस तरह से कराया गया कि ये अमेरिका के अनटचेबल्स हैं। तो बच्चों को तुरंत समझ में आ गया कि
ये हम्म, कौन हम्म, है। तो हम्म, ये मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग पॉइंट था। आवा डुवर्नी के अलावा कोई अगर इस फिल्म को बनाता, खास करके अगर हम्म, किसी और एथनिसिटी से, तो शायद उसको थोड़ी सी दिक्कत होती। आवा के लिए तो बिल्कुल ये मतलब अपने घर के अंदर क्या हो रहा है जैसी बात होगी। तो ये जी, मेरा फर्स्ट जो रिस्पांस था इस पर। एक हम्म, जो हम्म, इसमें डॉक्टर पठानिया, जो हम आपसे समझना चाहेंगे कि कास्ट और रेस ये दोनों डिस्क्रिमिनेशन के बड़े फॉर्मेट्स हैं एक तरह से ग्लोबली। तो हम्म, इस फिल्म में जो इनके बीच का कोरिलेशन है हम्म, और इनके बीच की जो सिमिलीज हैं, सिमिलरिटीज हैं, इसको, इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं, बिल्कुल एक जैसा भी हम्म, नहीं है, लेकिन इसको हम्म, जिस तरह से बरता गया है, जिस तरह से हम्म, इसको डील किया गया है, इन दो टॉपिक्स को, रेस एंड कास्ट को, हम्म, तो हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेस तो यहाँ पर काफी डिस्कस्ड मतलब टॉपिक है वेस्ट में। हम्म, हम्म, कास्ट को जब उन्होंने देखा तो इसको किस तरह से दोनों को रिलेट किया, और इसमें आपके व्यूज भी हम जानना चाहेंगे। जी, इसमें दो तीन बातें हैं जो मैं समझ पाया। जैसे कास्ट बुक भी इजाबेल को हम लोगों ने 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में बुलाया था, जब ये बुक ऑलमोस्ट फाइनल कर रही थी अपनी। तब भी हम लोगों ने उनके विचार सुने, और बहुत सारे स्कॉलर्स के डिफरेंट ओपिनियन हैं उनकी किताब को लेके भी। लेकिन मुझे लगता है जो बुक, जो मूवी उस पे ये बना ओरिजिन, उसमें हालांकि ये मूवी को अगर हम एक लाइन में कहें तो इट्स ए ऑथर्स बायोपिक, ऑथर एग्जैक्टली, की बहुत जर्नी अच्छा है। आपने टर्म दिया है, जी, जिससे ऑथर, लेखक की जीवनी है ये, उस जी, प्रोसेस के को बताती है। हाँ। और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड उनकी जो लाइफ का, जो एज एन एस्टेब्लिश्ड पुलित्जर प्राइज विनर ऑथर, एंड उसकी जर्नी, उसके बाद की क्या स्ट्रगल है। एंड और देखिए, आपने देखा होगा उसमें कि उन्होंने जीवन में दो ही किताबें लिखी हैं, एक वो और एक वार्मथ ऑफ द अदर सन, जिनके उनको दर्शन, यस, पुलित्जर प्राइज मिला, माइग्रेशन और पर एक जो। थी। जी। तो मुझे लगता है अगर हम लोग इसको एक्चुअली डीपली समझें, ऑथर की साइकोलॉजी को, कि वो क्यों इतना ज्यादा इस पे जाति या होलोकास्ट की की कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आए। क्योंकि पहली किताब में वो पूरा इस इश्यू को इतना डेप्थ में डील कर चुकी थी, जो रेस का इशू है। क्योंकि ये साउथ साउथ माइग्रेशन पे उन्होंने करीब करीब जो है 1,000 से ज्यादा लोगों के इंटरव्यू करके वो किताब लिखी थी। तो उसमें वो उसको एक अच्छे से डील कर, लेकिन फिर उनको ये भी लगा, क्योंकि भाई ये जो रेशियल माइग्रेशन का इशू है, ये सिर्फ जो है यूएस की बात नहीं है। ये अफ्रीकन अमेरिकन जो फाइनली वो तो आए अफ्रीका से, तो वो जो पूरा हिस्ट्री है उसके साथ, अगर आपने पुराने जो अपने पोस्ट कॉलोनियल थिंकर पढ़े हो, जैसे स्टुअर्ट हॉल, फ्रांस फैनन, ये वो उनकी उसमें जो इसमें अदरनेस का जो कॉन्सेप्ट आया, और वो कैसे जो है प्लानिटरी ह्यूमनिज्म और ये सारे जो कॉन्सेप्ट है मर्ज हुए उनकी राइटिंग से। तो उसमें माइग्रेशन जो है एक बहुत सेंटर में है, क्योंकि ये सारा माइग्रेशन के दौरान के कितने जो उथल पुथल हुई इसी दौरान, वो सारा रखते हुए अब तो है, तो आप जो है वो एस्पेक्ट भी नहीं छोड़ सकते। फिर जो है देखा, भाई इतना हेट्रेड जो है, इतना हेट्रेड वाइट्स के अंदर, जो वाइट सुप्रीमेसी क्यों है, और इसको हम लोग क्या कंपेयर कर सकते हैं। तो जब उन्होंने ये होलोकास्ट का देखा, अच्छा, कास्ट के बारे में पढ़ा, अम्बेडकर की जब राइटिंग देखी, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं, क्योंकि पिछले 20 साल में बहुत सारी राइटिंग्स लिखी गई, खासकर डर्बन कॉन्फ्रेंस के बाद, कि कास्ट रेस को कंपेयर करने की। तो अब कोई भी लेखक अगर लिख रहा है रेस पे, तो उसको ये कम से कम उनके सामने आई होंगी ये राइटिंग। तो उसमें से उन्होंने देखा भी क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है। तो आई थिंक उन्होंने सिमिलैरिटीज पे फोकस करते हुए उसमें डिफरेंस पे ज्यादा फोकस नहीं, मुझे लगा सिमिलैरिटीज पे उन्होंने ये फोकस करते हुए, उन्होंने जो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि इन सारी जो ये ग्लोबल जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो जाति को या रेस को समझने की जो रेस की या नस्ल की अवधारणाएं हैं, उनको एक साथ जोड़ा, उनको कलेक्ट किया। और मुझे लगता है फिल्म इन्हीं अनुभवों को, सारे सारे अनुभवों को जोड़ के
ये ये समझने की कोशिश कर रही है कि ये पूरा ग्लोबल, क्योंकि अब 21st सेंचुरी में आप जो है ग्लोबलाइज, एक तरह से हम लोग सब ग्लोबल कम्युनिटी के पार्ट हैं। कोई बंदा कहीं भी रह रहा हो, चाहे वो इंडिया में कहीं या कहीं किसी छोटे से गांव में भी बैठा है, कोई ना कोई उसका रिश्तेदार किसी दूसरे देश में है। तो मतलब हम लोग ग्लोबली कनेक्टेड हैं। तो ये प्रॉब्लम्स भी जो है वैश्विक हैं, ग्लोबल हैं। तो मुझे लगता है इन सब को करते हुए विल्कर्सन जो दावा करती हैं कि जैसे वो कहती हैं भी रेस जो है आज के टाइम में ये एक लेबल है। और लेबल जो है, ये ऐसा नहीं है कि ये राइट लेबल है, लेकिन हम लोगों ने लेबल लगाए हुए हैं। कंटेनर्स हैं जैसे करे वो एवा भी कहती हैं कि ये कंटेनर्स हैं, जैसे हमने उस पर लेबल लगाए हुए हैं, कोई ब्लैक वाइट ब्राउन ये सब। तो हम उसी लेबल के हिसाब से गवर्न हो रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली कि इन कंटेनर्स के अंदर है क्या। भाई ये तो नहीं है कि भाई सारे ही व्हाइट गलत हैं या सारे ही जो है ब्राउन गलत हैं या सारे ब्लैक, लेकिन उनके अंदर क्या है, हम लोग वो जानने की कोशिश नहीं करते। हम लोग इस लेबल में ही उलझे हुए हैं, इसीलिए हम्म। कोई अपर जाति और इसमें। तो मुझे लगता है तो ये जाति या रेस हमारे सामूहिक जो जो क्या बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो सामूहिक मानस जो है, उसमें बहुत जो गहराई में एक ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो बसा हुआ है, उस पे चोट करती है ये मूवी। और एक मुझे और इंटरेस्टिंग, अगर आपने आप देख जब भी आप लोग देखेंगे मूवी को, कि यूएस, रेस, होलोकास्ट, जर्मनी, इंडिया, जाति, और उसमें बाद में एक सॉन्ग ऐड किया है जिसमें आई एम स्टैन वॉकर का एक सॉन्ग है, वो न्यूजीलैंड के मारोवी ट्राइब का है। तो आप एक इस हिसाब से देखें तो आप ये मतलब मुझे लगता है हॉलीवुड की सबसे ग्लोबल जो मूवी है वो ओरिजिन मूवी है, जिसमें कितने ट्राइब्स और कितने डिस्क्रिमिनेशन को एक साथ इन्होंने पिरोने की कोशिश करी है। चार तो सब कॉन्टिनेंट तो इसमें दिख ही रहे हैं मुझे। एक तो हाँ जी। मतलब नॉर्थ हम्म, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, हम्म, ये चार की जर्नी तो इस फिल्म में बहुत साफ साफ दिख ही रही जी है। और जो चीज जी। मुझे लगा डॉक्टर पठानिया की, एक तरह से रेस की जो थ्योरीज हैं उसको वो हम्म, जाकर जर्मनी में जब देखते हैं कि व्हाइट्स और व्हाइट्स के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको डिकोड करने में रेस की थ्योरी फेल होती है, तब हम्म, शायद मतलब ये क्वेश्चन आता है कि इसको थोड़ा सा और बियॉन्ड देखा जाए। दिस माइट बी ओनली द इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो हम्म, फाउंडेशनल इश्यूज हैं वो शायद कास्ट है, क्योंकि वो जी हायरार्की जी। दे रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हम्म, दे रहा है, प्योरिटी हम्म, इम्प्योरिटी दे रहा है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो कास्ट जी से ही समझ में आएगा, वरना तो दो वाइट्स फिर के एक दूसरे को कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बिकॉज जी एक दूसरा जी। अदरनेस है जो आपने कहा। और हाँ स्टुअर्ट हाँ हाँ। हॉल वगैरह ने इस पर काफी काम किया है। एक और तो इसमें एक आप दिलीप जी, इसमें आपने वाइट वाइट का एग्जांपल दिया, आप इसमें इनफैक्ट जो अफ्रीका में जितने जेनोसाइड हुए, तो वो विद इन आपस में ही जो ब्लैक हो रहे ब्लैक हैं, का अभी भी हो स्ट्रगल रहे हैं, यस। है ना, और अभी भी हो रहे हैं, तो आपस में कितने बड़े बड़े जेनोसाइड हुए। सिर्फ तो आप सिर्फ ये स्किन कलर से उसको समझना मुश्किल है, उस जी हेट्रेड को। जी 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 जी। और भारत में भी तो लगभग एक ही स्टॉक, रेशियल स्टॉक तो एक ही है। मतलब एक हाँ हाँ। पंजाब में एक शेड्यूल कास्ट के आदमी का पंजाब के एक जाट के साथ रेशियल स्टॉक में तो कई बार हम्म, फर्क नहीं भी हो सकता है, इसके बावजूद हेट्रेड हो सकता है जी। कि उनके बीच हो। या इवन साउथ का एक ब्राह्मण भी हो सकता है, वो डार्क कलर का हो, और हो सकता है कि जो शेड्यूल कास्ट वो भी लगभग एक जैसा हो, तो भी हेट्रेड हो हम्म। सकता है। हाँ हाँ बियॉन्ड दैट हाँ। एक्चुअली, नॉट, इट्स तो नॉट अबाउट मतलब ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है है, मतलब इट्स इट्स देयर इसके इन द अंदर, माइंड, यस। है ना। और बाबा साहब उसको ने भी जैसे डिकोड, कहा है, जी इसको लेकर जी काफी जी, कुछ, है ना, यस। मतलब कितनी किताबें भी लिखी हुई, कास्ट ऑफ माइंड्स। हम लोग एक ग्रुप चला रहे हैं माइंड्स ऑफ कास्ट करके ओह एक, तो क्योंकि सही, जिसमें कि ये दिस इज द इशू ऑफ बहुत, मेंटल हेल्थ बेसिकली, कि बिल्कुल समझना जरूरी है। ये हमें कहते हैं कि कितना डीप डाउन है, लेकिन यस, हम हमारे हमारी चेतना जो है उतना उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे कि हम लोग उस पे हमारे अंदर उतना ताकत नहीं है कि हम लोग अपनी जो है आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कर पाएं, अपने राइट, प्रिविलेज को चैलेंज कर पाएं। और इसीलिए ये इट्स एन इश्यू ऑफ मेंटल हेल्थ। और मुझे लगता है राइट। भारत भारत जैसे देश में ये इतनी व्याप्त है बीमारी, और और उसको कोई वही क्वेश्चन करने वाला नहीं। वही 6 6 साल का छोटा बच्चा स्कूल में जाके मिड डे मील खाने से मना कर देता है कि किस किस जात की हम्म, महिला ने बनाया है, मतलब किस लेवल की वो, हम्म, मतलब हम्म, प्राइमरी सोशलाइजेशन में घुसा हुआ है। एक हम्म, सवाल डॉक्टर पठानिया की, इस फिल्म में एक तो बाबा साहब का जो जीवन है
हम्म, वो क्योंकि बाबा साहब पर फिल्म नहीं है, ये एक बहुत एक हम्म, ग्लोबल फिल्म है, लेकिन फिर भी बाबा हम्म, साहब इसमें आइडियोलॉजिकल एक तरह से बेसिस भी प्रोवाइड कर रहे हैं इस फिल्म को। तो हम्म। वो उनका बचपन है जो मुझे दिखा, और फिर उस उनका, बल्कि आप बताइए कि बाबा साहब का रोल जो है वो किस रूप में सामने आया है इसमें। मुझे लगता जैसे अगर मैं कहूँ कि दिस इज द इट्स एन इंट्रोडक्टरी पोर्ट्रेयल, है ना, कि उनका जो है बिल्कुल ही एक तरह से एक शुरुआत करी है कि भाई उनको 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 प्रेजेंट करना सिर्फ उस तरीके से। मुझे लगता है ये, और आपने देखी है कि वो कितनी पावरफुल तरीके से, छोटा सा रोल थोड़ी सी देर का, लेकिन किस तरीके से उन्होंने बहुत ज्यादा दिखाया है, और इम्पैक्ट, उस पे बिल्कुल। कितना, और कितना उस पे मतलब, क्योंकि मैं वहाँ काफी काफी कहीं मैं 3 बार जो सवेना गया जॉर्जिया, और जिस तरीके से उन्होंने इतना काम किया कॉस्ट्यूम्स पे, और पूरा मेकअप और उनकी, तो वो, और पूरा सीन आपने देखा होगा कि उसमें उस टाइम का 1920s का, जो उस टाइम के जो अनटचेबल लोग का वो पूरा सीन क्रिएट करना, तो कितना मेहनत लगा होगा उस पे। लेकिन मुझे लगता है एक बड़ा पावरफुल डिपिक्शन जो है बाबा साहब का, वो उन्होंने उसमें किया है, और निकल कर आए। बचपन से लेके और एक तरह से उनकी मिडिल एज तक का उन्होंने ये दिखाया, क्योंकि आई थिंक जो उनका पॉपुलर इमेज है वो मिडिल एज का इमेज है, जो आप गूगल पे उस पे देखते हैं। तो उस मामले में मैं देखता हूँ कि एवा डुवर्ने ने बहुत ही जस्टिस किया है उस छोटे से रोल के साथ, और उसको लार्जर देन जो लाइफ फिगर है बाबा साहब का, वो दिखाने में उन्होंने मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी। यस, एक मतलब अब ये एंट्री पॉइंट है जहाँ से आगे चीजें और आगे जा सकती है, खास करके बाबा साहब की एक बहुत पावरफुल इमेज जो उनकी स्टैच्यू को केज के अंदर में रखना, जिसको सूरज येंगडे उस फिल्म में बता रहे हैं कि हम्म, क्यों हम्म, इनको मतलब केज के अंदर रखा गया है, ये अपने आप में ही बहुत हॉन्टिंग इमेज जी, है जो मुझे लगता है लोगों हाँ, को बहुत वर्षों तक याद रहेगी। आप हम्म, जब खास करके आपके रोल में जब बाबा साहब या बाबा साहब के रोल में आप जब भारत लौटते हैं, तो वो एक बहुत यादगार दृश्य है जब वो अपने लोगों के बीच होते हैं और उनके बीच वो जब मूव करते हैं, मतलब वो चलते हैं उस वो भी बहुत ही पावरफुल इमेज है जो याद रखने वाला है। और एक तरह जी, से बाबा साहब ने इस फिल्म को बनने के पूरे प्रोसेस में भी एक तरह से, जो किताब जब लिखी गई तब भी उसमें रोल है। एक जो इसमें हम्म, बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि अंडरलाइन करने वाली बात है, डॉक्टर गौरव आप मुझे करेक्ट कीजिए, इजाबेल विल्किंसन ने भी और आवा डुवर्नी ने भी हम्म, भारत के समाज को आमतौर पर देखने का जो तरीका है, जो मतलब वो बोगले से लेकर डुमो तक और बाकी सारे लोगों ने जो किया, उन्होंने हम्म, दुनिया भारत को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए वो स्क्रिप्चर्स की तरफ गए, टेक्स्ट की तरफ गए। इवन मैक्स वेबर भी हैं, वो टेक्स्ट की तरफ जाते हैं, और वो टेक्स्ट जो उनको मिलता है वो आमतौर पर जो जिस अपर कास्ट बहुत हम्म, हम्म, एक क्रॉस टर्म बोलते हैं, वो वहां से लेते हैं सारा कुछ। इवन जी, कास्ट वगैरह को जो समझने के लिए सबल्टर्न स्टडीज हैं, तो वो पार्थो या इनके तरफ, या हम्म, शाहिद अमीन या ज्ञान पांडे की तरफ लोग जाते हैं। तो भारत को अभी हम्म, तक वेस्ट जो देख रहा था, वो अपर कास्ट की लेंस से देख रहा था। एक तरह हम्म, से पहली बार इलाजुल विल्किंसन की किताब के मैं जब रेफरेंसेस देख रहा हूँ, तो उन्होंने हम्म, ज्यादातर कोशिश की है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों से या अंडर क्लास के लोगों से बात की है। इस हम्म, फिल्म में भी वो इसी तरह से दिख रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आपने भी क्या इसको नोटिस किया कि इन दोनों, दो जो मतलब एक लिटरेरी और एक फिल्म प्रोडक्शन है, उसमें जी, ये जी, चीज आपको क्या नजर आई? हाँ, जी, 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 दिलीप, आई थिंक मुझे एक तो ये है कि जब एक डायरेक्टर इस तरीके से सोचते हैं, तो उनके उनके जो मीडियम है समझने के, ऑफ कोर्स टेक्स्ट तो है ही है कि उन्होंने पढ़ा, लेकिन एज ए डायरेक्टर, एज ए फिल्म डायरेक्टर, शी वाज मोर इंस्पायर्ड बाय the available films which is actually the Dalit directors are producing। मैं और आप भी शायद इससे अग्री हो, जब मैं वो देख रहा था कुछ सीन, जब इंडिया के सीन आते हैं, तो मुझे ओरिजिन के वो सीन देखते हुए मुझे नागराज मंजूले की फेंड्री मूवी याद आ रही थी यस। 2013 में। तो वो इस तरीके का, मुझे लगता है उन्होंने भी वो सारे देखी होंगी मूवी, और क्योंकि अपने जो मित्र हैं सूरज और बहुत सारे और साथ में जो जुड़े हुए थे, उन लोगों ने भी काफी उनको रिसोर्स प्रोवाइड किए। तो मुझे लगता है उनसे वो एक जो रॉनेस है जो रियलिटी का कास्ट का,
वो इसमें प्रेजेंट किया। और मैं आपकी बात से एकदम अग्री हूँ कि वो जो लेंस था, पहले जो है हम अपर कास्ट के पर्सपेक्टिव लेंस से फ्रॉम देखते बिलो, थे। जो आपके टीचर जी प्रोफेसर जी। विवेक कुमार हैं, प्रोफेसर। उन्होंने एक तरह से एक नया जी एडिशन दिया है सोशियोलॉजी में। जी जी जी। तो नीचे से और देखिए तो दूसरा दुनिया दूसरी दिखती है। जी जी। और ये बड़ा मतलब ये अचंभे की बात है कि इतने सालों में बॉलीवुड ने भी कभी जो है वो पर्सपेक्टिव वो लेके नहीं आए। और इनफैक्ट दलित जो डायरेक्टर नए आ रहे हैं, उन्होंने भी इस डीप लेवल तक नहीं वो दिखाया, जिस जिस जो इसमें जो है एक जो बिल्कुल ही स्टार्क रियलिटी जो प्रेजेंट करी है इस छोटे से सीन्स में। मुझे लगता है उसके लिए एवा डुवर्ने का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा याद रखा जाएगा, हॉलीवुड में भी और इंडियन भारतीय के अपने जो भारतीय समाज के लिए भी। और डॉक्टर और पठानिया, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो थोड़ा सा आप मुझे एक फाइनल टेक दीजिए कि 19 तारीख को और उसके बाद इस फिल्म को क्यों देखें, क्यों भारतीय लोग देखें? खास करके क्यों देखें। भारतीय लोग इसलिए देखें क्योंकि अगर आप जो है अपने देश को सच में, अपने देश की उस जनता को समझना चाहते हैं जो आज तक कभी पर्दे पे आई नहीं है, जिनकी वजह से हम लोग जो है ये फिल्में देख पा रहे हैं, जिनकी वजह से हम लोग एक अच्छे सिविलाइज समाज की जो कल्पना कर पा रहे हैं, जिस जिस लोगों की जो हमारी सिविलिटी का बोझ ढो रहे हैं लोग, आई थिंक उनको अगर आप सही मायने में देखना चाहते हैं और अपने प्रिविलेज को चैलेंज करना चाहते हैं, अगर आप में उतनी ताकत है, तो ये मूवी देखने जाइए। अगर नहीं है वो ताकत तो आप घर बैठिए, एंजॉय करिए, अपनी बहुत लाइफ बहुत जिए। जी, बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर गौरव। जी। मुझे लगता है कि ये फिल्म सबको देखनी चाहिए, और मेरा तो रिकमेंडेशन है कि आपको 19 तारीख को ये फिल्म लग रही है, उम्मीद है कि भारत में भी कई हॉल पे लगेगी, तो आप सब लोग इस फिल्म को जरूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू सर, जय थैंक भीम। यू।